आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। 2 दिन के इज़राइल दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री इज़राइल पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ की संसद को खिताब भी करने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो हिंदुस्तान में, उनके देश में क्या कुछ हो रहा है, वो आपको बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी के इज़राइल दौरे पे जाने की चर्चा हुई है, तब से ही इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम तो हमेशा से मज़लूमों के साथ खड़ा हुआ मुल्क जाना जाते थे, अब हम अग्रेसर के साथ और ज़ालिम के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी गए थे, अब दूसरी बार फिर से वो गए हैं 9 साल के बाद। पहले भी जाकर उन्होंने इतिहास रचा था, यानी कि पहले प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार जाकर भी उन्होंने इतिहास ही रचा है। अब से कुछ देर पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत विस्फोटक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है क्योंकि एक बार फिर से एप्स्टीन का इसमें जिक्र किया गया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को रोबोट बताया है और सीनियर और जूनियर यानी कि हरदीप पुरी को जूनियर रोबोट बताया है और प्रधानमंत्री को उन्होंने सीनियर रोबोट बताया है और जिसका रिमोट कंट्रोल है ट्रंप के पास, नेतन्याहू के पास और सबसे ऊपर उन्होंने कहा है एप्स्टीन के पास। कुछ चीजों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी और आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि देश के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत शीतल जी, यहाँ धन्यवाद। पर मैं कुछ पॉइंट्स हैं पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि 15 से 18 मई 2017 को फिलिस्तीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे। ये बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू, एहूद बराक यानी कि उस वक्त के जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप पुरी से जाहिर की। इसके बाद 25 और 26 जून 2017 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और फिर 4 और 6 जुलाई 2017 को इजराइल गए। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन जेबर वाई को लिखता है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. ये सब देखकर यही समझा जा सकता है कि जब रोबोट प्रधानमंत्री का कंट्रोल ही गलत हाथों में होगा तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे तय होगी। आगे वो कह रहे हैं कि 23 फरवरी 2017 जेफरी एप्स्टीन अपने मेल में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक से करवाता है। 2 मार्च 2017 अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह मांगते हैं। जेफरी एप्स्टीन मेल पे पूछता है, ये बताइए कि आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं अनिल अंबानी से, ये पूछ रहा है जेफरी एप्स्टीन। अनिल अंबानी जवाब में लिखते हैं भारत का पूरा बाजार, जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन कहता है कि मैं आपको अंदर की खबर लाकर देता हूं और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक को मेल भेजकर पूछता है कि अमेरिका के रक्षा मामलों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अनिल अंबानी को रिपोर्ट करना था, शायद अनिल अंबानी को भी यहाँ किसी और को रिपोर्ट करना था, या वो बात प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। हाल ही में मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बचपन में एक रोबोट बनाया था जिसके लिए मुझे मेडल भी मिला था। यही बात ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन भी कहता है कि हमने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। 4 जनवरी 2017 को हरदीप पुरी एप्स्टीन को मेल भेजते हुए कहते हैं कि मुझे मिलना है और आखिर में 6 जनवरी को मीटिंग तय होती है। इसके फौरन बाद एप्स्टीन का एक अन्य व्यक्ति दीपक चोपड़ा को मेल करता है और अनिल अंबानी के बारे में पूछता है। आखिर में एप्स्टीन और अनिल अंबानी 21 फरवरी 2017 को मुलाकात इनकी होती है। सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर एप्स्टीन किसी और की मदद लेकर अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़ा। इसके अलावा भी हरदीप पुरी को लेकर कई और बातें इसके अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उन्होंने दावे किए हैं और ये भी उनका कहना है कि ये तमाम जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं ये सब उसमें लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये सिर्फ आधे डॉक्यूमेंट्स है, आधे अभी होने बाकी हैं और आधे इसमें रिलीज किए गए हैं ताकि हरदीप पुरी को आगे करके नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा सके। आप समझिए कि ये पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो आज समझाई है। इसके साथ साथ बात हम इस पर भी करेंगे कि कैसे जो कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया एआई समिट में, उसके बाद जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है
ऐसा लग रहा है कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई संबंध था और टी-शर्ट को इस तरह से सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है कि मानो जैसे कोई बॉम्ब हासिल हुआ हो। शीतल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री इजराइल में हैं। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया भर में कम से कम सभ्य संसार में बहुत तगड़े रिएक्शंस हैं। नॉर्वे के एक बड़े राजनेता जो वहां प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनकी आत्महत्या की कोशिश की खबर अभी अंतिम, मतलब इसमें बड़ी खबरों में से एक है। ब्रिटेन में गिरफ्तारियां हुई हैं, एक राज परिवार के सदस्य को राज परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, पकड़े गए हैं वो। एक और जो एम्बेसडर रहे हैं कई जगह, वो पकड़े गए हैं। बहुत से लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत से लोगों ने माफिया मांगी हैं, बहुत से लोगों ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अपने को शामिल करने की बात कही है। कुछ लोग शर्मिंदा होकर जमींदोज टाइप हो गए हैं। अमेरिका में ट्रंप साहब के खिलाफ उनकी कंजर्वेटिव पार्टी में भी डेमोक्रेट्स तो जाहिर है उस पर हल्ला कर ही रहे हैं। बहुत दबाव बढ़ रहा है कि जो कुछ छुपाया गया है और जो अभी रोका गया है, जिसमें राष्ट्रपति के अपने रोल का भी खुलासा हो सकता है, वो बाहर किया जाए। और जांच FBI इस पे सब एक्शंस क्यों नहीं ले रही है, ये सब वहाँ प्रेशर लगातार बन रहे हैं। और ट्रंप के लिए अपनी जो स्थानीय राजनीति है उसमें अपने समर्थक वर्ग के अलावा अतिरिक्त समर्थन जुटा पाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि वो समर्थन खो रहे हैं। और काफी वहां मीडिया में और सब जगह लगातार उनकी स्क्रूटनी चल रही है। भारत में भी ऐसी कोशिश एक हद तक करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि और जो संगठन है इस देश में विपक्ष के, वो सब पता नहीं क्यों इन सब मामलों पर उन सब की उस तरह से सक्रियता नजर नहीं आती। और कुल मिला जुला के हमारा प्रेस तो जाहिर है उनको डिफेंड करने पे ही रहता है। जो भी सरकार करती है या सरकार के खिलाफ कुछ भी हो, उसको डिफेंस देने में उसका काम चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर भी भारत में भी ये स्वर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी उतना बड़ा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत में काफी हद तक इस मामले को दबा पाने में सरकार सफल नजर आती है। ऐसी सफलता ट्रंप को भी नसीब नहीं है, लेकिन भारत में हमारे डिस्पेंसेशन को नसीब है। अब हमारे प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा। प्रधानमंत्री इस समय इजराइल गए हैं जब नेतन्याहू को सभ्य दुनिया में लगभग सभी जगह गजा के नरसंहार के चलते वहां की जनता ने और प्रशासनों ने लगभग अछूत की स्थिति में छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस के लगातार अनेक प्रस्ताव हैं, जो ये और बात है कि आज उसकी कोई भूमिका नहीं रह गई है, लेकिन जो उनकी सार्वजनिक स्थिति है उसके अनुसार वो एक वार क्रिमिनल के आसपास उनको आंका जा रहा है। जो ग्लोबल साउथ है उसमें कोई भी सभ्य और बड़ा नाम इस समय नेतन्याहू के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, सिवाय अमेरिका के, अमेरिकन प्रशासन के, जो मतलब जिसका एक इतिहास रहा है लंबे समय तक। और जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते तो खैर बहुत निजी तौर पर भी अलग तरह के बताए गए हैं। और इसमें जो एप्स्टीन वाला मामला है वो तो बहुत लुगदी का काम उसने किया है और उसके भी कारक हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता है। और अमेरिका ने जब जब इस इलाके में जो इजराइल के चारों तरफ है, जो अरबों का इलाका है, उसमें तमाम तरह के सत्ता परिवर्तन कराए हैं, हमले किए हैं, तोड़फोड़ की है दशकों से, उन सब में इजराइल के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इजराइल के रक्षात्मक इंटरेस्ट ही उसमें सामने रहे हैं। मामला इजराइल का रहा है और काम अमेरिका ने किया है। और हमेशा उनके तर्क जो है, चाहे वो इराक पर हमला करते समय जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का तर्क रहा हो, लीबिया पर कोई दूसरे कारक तैयार किए गए हों, सीरिया पर, और अब ईरान पर, और गल्फ के बाकी जो राजे महाराजे हैं वहाँ के, वो तो चूंकि अमेरिका की लाइन में ही रहते हैं, इसलिए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे वो परोक्ष समर्थन हासिल कर लिया करते हैं। और इजिप्ट का ऐसा ही रोल है। तो ये सब अलग है। लेकिन इधर कुछ जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस हुए हैं। जैसे तुर्की अब उतना विश्वसनीय सहयोगी नाटो का नहीं रहा, बल्कि
लोग तो यहां तक कहते हैं कि ईरान का मसला हल करने से मतलब है वहां रिजीम चेंज और एक अमेरिका परस्त, इजराइल परस्त रिजीम की स्थापना, जो कि लक्ष्य है। अगर वो संभव होता है तो उसके बाद उनका लक्ष्य तुर्की ही है, जो वो समझते हैं कि शायद वो एक एक्सिस बन रहा है, दूसरी तरह से इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाजुला के उस पूरे खित्ते में जो राजनीति है वो इस आधार पर होती है कि इजराइल के हितों की सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा, जो वो दूसरों को असुरक्षित करके अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, उसमें अमेरिका कहाँ कहाँ क्या क्या रोल कर रहा है। अब भारत की इसके पहले एक भूमिका थी। हम एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुवा रहे हैं और हम फिलिस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहे, और फिलिस्तीन और अरब मुल्कों में हमारी इस वजह से की इज्जत रही है। ठीक है कि पिछले 30 वर्षों में दुनिया में जब इस्लामिक आतंकवाद फंडामेंटलिज्म की वजह से डेवलप हुआ 79 ऑनवर्ड्स, उसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स में एक स्थिति आई कि हमारी विभिन्न अंदर खाने, ओपनली नहीं लेकिन क्लैंडस्टाइन ढंग से इजराइल से भी हाथ मिलाया। सूचना, पहले वो बात सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हुई सिक्योरिटी रीजन से, बाद में वो हथियारों की और तकनीक की खरीद तक गई। अब वो वहां पहुंच गई है जहां हम इजराइल को लेजिटिमेसी देने जा रहे हैं। हमारी इस यात्रा से, जब कोई दुनिया में इस समय इजराइल नहीं जा रहा है, कोई भी सभ्य आदमी नहीं जाएगा जैसी उसकी इमेज है और जैसे उसके खिलाफ चीजें हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार अपने कार्यकाल में वहां गए हैं और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। और आज जिस समय वो वहां है, इस समय जिनेवा में, जिस समय में आप इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रही हैं, किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है या आ चुका हो, मैं देख नहीं पाया हूं कि जिनेवा में क्या तय हुआ। क्या ईरान पर हमला होगा या वो किसी डील पर अमेरिका के साथ पहुंच जाता है और हमला टलेगा। ईरान पर आज हमला होगा कि नहीं होगा एक चीज है, लेकिन ईरान पर हमला होगा ही होगा, क्योंकि वहां की रिजीम चेंज जो है इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल की एजेंसीज उसके लिए बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने ऑलरेडी वहां काफी जो सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट है ईरान में, विभिन्न किस्म के सैंक्शंस वगैरह के जरिए जो पैदा हुआ है, और जो रिजीम है उसका जो कैरेक्टर है, उसके चलते जो अंतर्विरोध है, उन सबको इनकैश करने की कोशिश इजराइल वहां करता रहा है। तो रिजीम तो उनको चेंज करना उनका लक्ष्य है। वो आज के फैसले से होगी या फिर किसी और फैसले से होगी, वो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन भारत का इजराइल को लेजिटिमेसी देना जो है ऐसे वक्त में, और पर्टिकुलरली इजराइल के नेता नेतन्याहू को, जिनकी जो इमेज है वो एक नरभक्षी की है, मतलब सभ्य समाज के बहुत सारे नेताओं की नजर में, बहुत सारी संस्थाओं की नजर में, और अब खुद अमेरिका में जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो तो उनको अरेस्ट करने की बात कह चुके थे। ठीक है, अधिकारों का सवाल होता है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या राष्ट्रपति के अधिकार है वगैरह, वो सब अलग चीज है। लेकिन मैं उस भावना की बात कह रहा हूं कि जो भावना उस समाज में भी विद्यमान है वैसे ही दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में विद्यमान है। तो भारत जो ये जो फैसला लिया है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारी पुरानी नीतियों से बहुत अलग है। ये ठीक अजीब इसलिए है कि इसके ठीक पहले भारत ने एक दूसरा फैसला भी लिया था 100 देशों के साथ। इजराइल के जो विस्तार कार्यक्रम है उसकी निंदा करने का एक प्रस्ताव था, और भारत उसमें सिग्नेटरी है। तो भारत का ये अजीब मतलब एक ऐसा रोल है जिसको आसानी से व्याख्या कर पाना मुश्किल है, कि वो एक पैर इस पर भी रखना चाहता है, दूसरे उसके जो अपने पड़ोसी देश और अरब देश हैं जिनसे आर्थिक और व्यापारिक संबंध है। हमारे करीब 1 करोड़ के आसपास लोग इन देशों में रहते हैं, और जो एक हमारी जो रेमिटेंस का सबसे बड़ा पूल है इकोनॉमी में करीब 140 बिलियन का, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाड़ी के देशों में हमारे लोग जो काम करते हैं उनसे आता है। तो और अदरवाइज हमारा व्यापार बहुत बड़ा है। दुबई में हमारे व्यापारी समाज के असंख्य लोग रहते हैं, और वहां से अफ्रीका और अन्य देशों में सारी दुनिया में तरह तरह के व्यापार करते हैं। तो कुल मिला के ये जो बहुत ही कठिन रास्ता चुना है इस समय के हमारे डिस्पेंसेशन ने, जिसमें बदनामी भी है, जिसमें रिस्क भी है, और जिसमें हमारा अगर चारों तरफ का पड़ोस देखें तो उस लिहाज से ये नीति ऐसी है जिसका समर्थन मिल पाना भविष्य में भी कोई आसान नहीं है।
और हम जिसको लेजिटिमेसी देख रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो चुनौतियां हैं ही हैं, चूंकि उन्होंने ये रास्ता ही चुना है। वो तो सबको, जब सबसे वो झगड़ा कर रहे हैं, सबको मार पीट रहे हैं, सबको डरा के रिजीम चेंज जैसी चीजें दूसरे देशों में कर रहे हैं, तो अपने लिए खतरा उन्होंने बुला रखा है और वो 24 घंटे उस खतरे में रहते हैं। लेकिन भारत को ऐसी कोई जरूरत थी कि नहीं, ये सोचना जो हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों का काम है। ये सवाल उनके इसीलिए शीतल जी, मुझे ये लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका यही कहना है पवन खेड़ा का कि जो फॉरेन पॉलिसी है, ये रिमोट कंट्रोल पॉलिसी दरअसल बन गई है और उसके रोबोट बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वरना ऐसे वक्त में जब ये लग रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल आप उसको अलग अलग करके देख ही नहीं सकते, वो हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। जिनेवा में बातचीत जो है वो चल रही है और आज देश को संबोधित भी ट्रंप ने किया, उसमें भी ईरान को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। हम हैं ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है, जिन देशों के साथ हम खड़े नजर आ रहे हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ के हैं। ऐसे में ब्रिक्स में आप क्या जवाब देंगे, ये भी एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि जो पवन खेड़ा ने भी कहा कि आपने ईरान और रशिया से तेल लेना आपने बंद कर दिया, और ये भी कि आपने रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बनकर किया है। तो क्या ये जो एप्स्टीन ट्रेड डील, ये तमाम चीजों के जो हमारे सामने पर्दाफाश हो रहे हैं, क्या इजराइल के दौरा इससे लिंक करके देखा जाए? क्योंकि कम से कम कांग्रेस तो यही लिंक बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, दुनिया में दो ध्रुव समानांतर इस समय मौजूद हैं, ये न चाहते हुए भी हो गए हैं। एक तो अमेरिका ही है, वो अपने को चाहता है कि अकेला ध्रुव के तौर पर रहे और उसके सहयोगी लोग हैं। दूसरा है कि चीन और रूस, इन दोनों का जो सामरिक, आर्थिक और आजकल अब सामाजिक भी, इनका जो रिश्ता हो गया है, ये दोनों आमने सामने है, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और अमेरिका और पश्चिम चीन के इस उदय से, जो असाधारण है पिछले 30 सालों में जहां वो पहुंचे हैं, उसको रोकना चाहते हैं। क्योंकि ये जो गति है, ये गति अगर 10 साल और कायम रहती है तो शायद अमेरिका वगैरह की वो स्थिति नहीं रह जाएगी जो स्थिति उनकी आज है। उनको एक खतरा है, वो इस बाढ़ को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब परिस्थिति ऑलरेडी उनके हाथ से इतनी निकल चुकी है कि वो धमकियां तो दे सकते हैं, लेकिन धमकियों को कोई लेने वाला नहीं है सामने। उन्होंने कोशिश की, ये जो पूरा टैरिफ वॉर चला, ये शुरुआत चाइना से ही हुई थी, लेकिन बाद में वो सारी दुनिया पर लादने की कोशिश हुई और चाइना के अलावा दुनिया के बहुत सारे देश इस चक्कर में अमेरिकी राजनीति में अमेरिका को अकेला छोड़ते चले गए। यहां तक कि यूरोप में भी अब उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयां हो गई। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो इजराइल में अमेरिका जा रहा है और एक वॉर में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रिटेन ने भी अपने को उसमें शामिल करने से मना कर दिया है। यहां तक कि अपने अड्डों को इस्तेमाल करने तक से ब्रिटेन ने, जो उनका एक बहुत तरह का रिश्ता है, एंग्लो सैक्सन रेस कहते हैं कि अमेरिका का जो लीडरशिप है वो उसके हाथ में है और वो ब्रिटेन से निकली है, तो वहां वैसे पश्चिम के सारे लोग हैं, लेकिन ये रेस उसमें आगे है, तो वो रिश्ता भी है उनका और बहुत बार वो एक साथ होते हैं। इस बार वो भी हिचक रहे हैं। बाकी पूरे यूरोप ने तो इसका, नेतन्याहू की फ्रांस वगैरह ने तो भारी निंदा कर रखी है और दूसरा स्टैंड ले रखा है। जर्मनी भी लगभग दूसरी बात बोलता है। तो इस समय जब यूरोप अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं खड़ा हुआ है, यानी इससे बड़ा तो अमेरिका के लिए झटका क्या हो सकता था। तो ऐसे समय में भारत, जिसके सारे पड़ोसी लगभग इस नीति से उससे सहमत नहीं हो सकते, उनकी आबादी के कैरेक्टर को देखते हुए, उनके अदरवाइज कैरेक्टर को देखते हुए, और एक जो सबसे बड़ा ध्रुव चीन है, उससे हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है, वो इस स्थिति में अगर उसका कोई सपोर्ट है तो ईरान के साथ है। वो निश्चित तौर पर उनके बयानों से भी उनके बारे में कहा भी जा रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो ऐसे में भारत अपने को, जो भौगोलिक रूप से जहां है और सामाजिक रूप से जहां है, ये रिस्क उसका लेना ठीक है कि नहीं है। 4.25 बिलियन का हमारा कुल उससे कारोबार है इजराइल से। ठीक है कि उसका करीब 34% एक्सपोर्ट हथियारों का हमारे साथ है, हमें है। ठीक है, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है आगे की है, हमारे उपयोग की है।
हमें अपनी रक्षा के लिए वो सब लेने का बिल्कुल हक है और हमें लेना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन क्या इन शर्तों के साथ लेना चाहिए या लेजिटिमेसी देते हुए लेना चाहिए और अपने को रिस्क में डालना चाहिए, उस एरिया से रिस्क में जिस एरिया में हमारे लिए वैसे अभी तक सौहार्द रहा है एक बड़े पैमाने पर, और हमने उस हमारी आबादी भी वहां है, हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे तो ये सब अब फैसले सरकार ने किए हैं। तथ्य इसके पक्ष में नहीं मुझे दिखते। अब सरकार ज्यादा प्राई भी है चीजों की, हमें नहीं पता, लेकिन हम पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है दूसरों को लगता हो कि ना, कि हम शायद एक ज्यादा बड़े खतरे में फंसते जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल अगर दुनिया में फिर जियोग्राफिकल बंटवारे की लड़ाई इन दो ध्रुवों के बीच हुई, जिसमें अभी टाइम गैप चल रहा है और चीन टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, चीन के अपने टारगेट्स और लक्ष्य हैं, तो अगर वो टाइम इस बीच बीत जाता है और हम अपनी नीतियों से वहां खड़े हो जाते हैं जहां हमारे साथ चारों तरफ अपना कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होगा, और हम मतलब अपने पुराने सारे रिश्तों को तबाह कर चुके होंगे, मसलन रशिया से, मसलन ईरान से, मसलन इराक से, एक जमाने में हमारे इन सबसे बहुत ही बेहतरीन रिश्ते रहे हैं, और फलस्तीनियों से भी। तो हम ये अब, लेकिन अब हमने तो अपने को इस पायदान में डाल ही लिया है, क्योंकि भाई जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है फैसले तो वही करता है। इस देश की जनता का उसमें तो ये उस तरह से शरीक है कि नहीं है, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है। तो बहुत कठिन है, इसका जवाब बहुत आसान नहीं है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और ये एक साफ तौर पे भी दिखता है कि जी मौजूदा सरकार आइडियोलॉजिकली भी अलाइंड जिधर नजर आती है, जो उनकी नीतियां हैं, जो आरएसएस की नीतियां हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, और जो इस सरकार की, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जाहिर सी बात है आइडियोलॉजी सेम, तो वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका और खासतौर पर इसराइल से अलाइंड करती है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत कंफर्टेबली वो उनके साथ वहां पर खड़े हुए नजर आते हैं। शायद पैलेस्टीन के साथ खड़े होकर वो अनकंफर्टेबल ही नजर आते होंगे, इसमें भी कोई कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए। और अभी जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये ईरान पर हमला, लेकिन समझना इसको उस तरह से चाहिए कि हमला ईरान पर होगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया का जो स्वरूप है, जो प्रारूप है, वो पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। दुनिया ही पूरी तरीके से बदलने जा रही है, क्योंकि इस बार का हमला पहले से बिल्कुल अलग होगा। अब यही कामना कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर हम अब अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे लौटें शीतल जी, तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की बात करें, ट्रेड डील की बात करें, एआई समिट, जिस तरह से हम ये कहें कि उसमें जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा कि नाम के लिए किया था, बदनाम हो गए, वो साफ तौर पर दिख रहा है। इंटरनेशनल हेडलाइंस उसको लेकर बन रही है। तो उन्होंने सारा ठीकरा जो है वो कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस बिहेव कर रही है, जिस तरह से उनको ढूंढा जा रहा है, टी शर्ट को एक तरह का ये बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से वो टी शर्ट मिली है उनके कार में, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें आपको ये नहीं लग रहा कि यूथ कांग्रेस को भी एक तरह से उन्होंने नई जिंदगी दे दी है? उनको भी लग रहा है अरे हमें तो लड़ने के लिए बनाया गया था, उनमें नई जान फूंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, हमारे यहाँ एक इस समय ये जो डिस्पेंसेशन है, इसको हम ये करते हुए बार बार देखते हैं कि जब उसकी एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भद्द पिट रही होती है और उसकी मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, तब वो किसी डोमेस्टिक इशू को से चीजों को डोमेस्टिक ऑडियंस में उसकी आप कह सकते हैं बहस की धारा बदल देते हैं। दुनिया में उसका कोई फर्क नहीं होता। यहीं बगल में नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, गल्फ में कहीं उसका कोई असर नहीं होता। पश्चिम में तो सवाल ही नहीं, मजाक बनता है। लेकिन हमारे अपने भारतीय डायस्पोरा में चूंकि मीडिया पर उनका इस तरह से नियंत्रण है और उसको उन्होंने इस तरह से इस बीच डेवलप कर लिया है, और वो खुद इच्छुक भी है इस तरह से डेवलप होने में, और हो चुका है कि वो ऐसी चीजों को जो बिल्कुल जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे मैंने कल एक कार्यक्रम में मौका मिला था, इसी पर बात हो रही थी, तो मैंने थोड़ा इस पे जांच की। दुनिया की किसी एजेंसी ने, बड़ी एजेंसी ने इस घटना को उस तरह, न्यूज एजेंसी ने, इंफॉर्मेशन एजेंसी ने कहीं कोई इसको कवरेज नहीं दिया, किसी अखबार ने इसको खबर नहीं बनाया। ये दुनिया में किसी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस का प्रदर्शन।
इस तरह के प्रदर्शन उन देशों में जो लोकतांत्रिक हैं हमेशा चलते रहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के सामने चलते रहते हैं, व्हाइट हाउस के सामने चलते रहते हैं, हाइड पार्क में चलते रहते हैं, फ्रांस में चलते रहते हैं। ये सब बहुत कॉमन है और इसमें तरह तरह के प्रयोग लोग करते रहते हैं। कोई कपड़े उतार के करता है, कोई कपड़े पहन के करता है, कोई जानवर बन के करता है, कोई प्ले कार्ड लेके करता है, डिफरेंट वो। जब तक कोई हिंसा नहीं होती और जब तक कोई बड़ी चीज नहीं होती तब तक वो खबरें नहीं बनती। लेकिन भारत में कमाल है, इस मामले में इन लोगों को भाई श्रेय देना होगा कि आउट ऑफ नथिंग पूरी नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत पैदा कर देते हैं। एक प्रदर्शन को उन्होंने इतना बड़ा तूफान टीवी चैनलों के शाम की बैठकों के जरिए बना दिया कि पिछले 3-4 दिनों से सबसे बड़ा ये। और फिर उसके बाद वो जो हमारी संवैधानिक वैधताएं हैं, जो हमारी आजादी के आंदोलन से निकली हुई तासीरें हैं, जिसमें हमने लोकतंत्र को ग्रहण किया था, जो हमने संविधान में लिखा, आर्टिकल 19 में हमने लिखा है कि विरोध करने के हमें अधिकार हैं, और उस अधिकार को सरकारें इस तरह से नहीं समझ सकती कि उस अधिकार का हनन कर लें। उसके ए बी 1, 2, 3 में उसमें सारे डिटेल्स हैं और इसके 3 फैसले पिछले 12 से 10 तक हैं। रामलीला मैदान में जब कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने में जो पुलिस ने केस किया था उस पर फैसला है। उसके बाद 2 फैसले हैं, 19 में भी आए, एक 17 में है। 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो इस अधिकार को पुख्ता करते हैं। फिर आर्टिकल 14 है जो हमें बराबरी का अधिकार देता है इस मामले में कि अगर 2 ग्रुप हैं या अन्य ग्रुप हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी के साथ पक्षपात करें और किसी के साथ भेदभाव करें। यहां लगातार इस डिस्पेंसेशन का हम ये रवैया देखते हैं कि अभी जब ये यूजीसी वाला मसला आया और सवर्ण जातियों के बहुत सारे लोगों ने जो बीजेपी के समर्थक हैं इसका विरोध किया पूरे देश में, और देश में हर जगह, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दी और जाने क्या क्या नहीं कहा, और अभी तक कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, वीडियो बना के कह रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं ये डंडा नहीं चला। उनको बड़ा इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया गया और उनसे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे करा लिया गया। दूसरी ओर जो उसका यूजीसी के इशू पे समर्थन करने वाले छात्र युवा हैं वो जगह जगह लाठी खा रहे हैं, जगह जगह उन पर पथराव हो रहे हैं। अभी जेएनयू में पूरी मारपीट हुई है, उनके साथ उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उसी तरह से ये कांग्रेस के साथ है, उसी तरह से वो लद्दाख के सोनम वांगचुक के साथ है, उसी तरह से जेएनयू के उस लड़के के साथ है जो 5.5 साल से पड़ा हुआ है, और उसी तरह हम देख रहे हैं कपिल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने, जिसने दिल्ली के दंगे को भड़काने में पुलिस के अफसर के सामने खड़े होकर ट्रंप की यात्रा के दौरान बयान दिया था, उस पर कहीं कुछ नहीं होते हुए हम पाते हैं। कोमल शर्मा नाम की एबीवीपी की लड़की जो जेएनयू में पढ़ती भी नहीं थी, वो डंडे लेके जेएनयू के हॉस्टल्स में मारपीट कराने वाले गिरोह में शामिल थी, फोटो वीडियो सब, कभी उस पर कुछ नहीं हुआ। तो हम एक अजीब दौर में हैं जिसमें हमारे संविधान की प्रावधानों की, फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। इस मामले में एफआईआर की कॉपी तक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक को नहीं दी गई। क्या ये संभव है कि मान लीजिए मैं सुल्तानपुर में रहता हूं, यहाँ बीजेपी के लोग जो है कोई प्रदर्शन करें और डीएम को पीट दें, एसपी को मार दें, या कोई ऐसी हिंसक वारदात कर दें जिसमें मुकदमा दर्ज हो जाए, तो उसमें नितिन नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बीजेपी प्रेसिडेंट को। लेकिन कमाल है, और फिर एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जाएगी। कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि इनको एफआईआर की कॉपी दीजिए आप, जिससे अपनी बेल एप्लीकेशन ठीक से लगा सके। और आपने उन पर देशद्रोह और पता नहीं क्या क्या बना दिए। वर्बल ओरल ऑब्जर्वेशन में तो कोर्ट ने इसको हास्यास्पद ही माना, भले उनको 4 दिन का रिमांड दे दिया। लेकिन अब आप इस तरह के केस बना के लाएंगे और इस तरह के किसी भी को जो भी विरोध करेगा, अब उस पर आपने एनएसए लगा रखा है सोनम वांगचुक पे, उस पे वो लड़का जो जेएनयू वाला उमर खालिद, उस पे यूएपीए लगा रखा है। तो जो भी आपसे असहमत होगा उसके लिए आपने ड्रैकोनियन कानून में और दांत पैदा कर लिए हैं, और कुछ फेवरेबल कोर्ट्स ने हमारे इस देश की नागरिक आबादी के लिए ऐसे फैसले कर दिए हैं जो लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसको हर बार कहता हूं और कहूंगा, और ये मेरे ही कहने की बात नहीं है, ये कहने वाले खुद रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कहने वाले तमाम सीनियर लॉयर्स हैं। मैं उनकी बात सिर्फ दोहरा रहा हूं कि पीएमएलए और यूएपीए के ऐसे प्रावधानों को, जिसको इस सरकार ने आने के बाद उनमें आप कहें कि लोकतंत्र विरोधी उसमें चीजें डाली, उनको एंडोर्स कर देना कोर्ट का इस देश की नागरिक आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ही बुरा
वातावरण उसने पैदा कर दिया है, और उसका इस्तेमाल करती हुई हमें एजेंसियां मिल रही हैं। जी। बनियान मिल जाना कि उस पे लिखा हुआ, हाँ वो तो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे थे, प्रधानमंत्री से असहमत है। असहमति क्राइम थोड़ी होती है। आर्टिकल 19A 19(1)(2)(3) में क्या है? ये तो हमें हक है, हम इस हक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रधानमंत्री के बारे में कोई शरारती ट्वीट कर देने पे आदमी गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ के लाया जाता है थाने, और उस पर केस लग जाते हैं। और प्रधानमंत्री को मां की गाली देने, जाति की गाली देने और कुछ भी करने पर जो उनके समर्थक हिस्से हैं, उन पर कोई एक छोटा सा मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। मुकदमा छोड़िए, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती, उनका वो ट्वीट हटाया तक नहीं जाता, उनके वीडियो नहीं हटाए जाते। ये जो आर्टिकल 14 का सीधे सीधे हत्या हो रही है, आर्टिकल 19 की हत्या हो रही है संविधान के, ये बहुत गंभीर बात है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें हमारी एजेंसियां जो संविधान के आधार पर जिनको निर्देश आदेश लेने चाहिए, वो उसकी जगह सरकारों को खुश करने के निर्देश आदेश दे रही हैं और गैर कानूनी काम लगातार करती चली जा रही है। ये हमारे देश की बदली हुई परिस्थिति का सबसे नकारात्मक पक्ष है। बिल्कुल शीतल जी, कुछ आखिरी एक आध सवाल मेरा कि मैं मनोज झा को सुन रही थी। मनोज झा कह रहे थे कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि भाई क्या लाल किले के में जो कांड हुआ, क्या उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया? क्या पहलगांव का, पुलवामा का और इसी तरह के जो दूसरे हादसे हुए हैं, क्या उसका कोई मास्टरमाइंड पकड़ा गया है? लेकिन टी शर्ट का मास्टरमाइंड आपने पकड़ लिया कि टी शर्ट कांड का मास्टरमाइंड आपके हाथ में है, और इस तरह से उसको बताया जा रहा है कि देखिए भागे भागे घूम रहे हैं और उनको अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से पकड़ा जा रहा है। 10 लोगों से 56 इंच वाले हमारे मोदी जी इतने डर गए, इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने अपनी पूरी फौज उतार दी है। वो चाहे सोशल मीडिया की हो, उनके नेताओं की हो, मीडिया की हो, सबकी हो। और ये भी एक बात शायद आपने मेरे पिछले कार्यक्रम में भी कही थी कि लोग जब पूछते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो देखिए ना विपक्ष के साथ हो क्या रहा है। और क्या विपक्ष का मतलब शीतल जी सिर्फ कांग्रेस रह गया है? क्या राहुल गांधी रह गया है सिर्फ? बाकी सबके मुंह में एक तरह से ऐसा लगता है दही जम गई है। जब ये सब कुछ किया जा रहा है तो इंडिया गठबंधन के सारे दलों को सामने आना चाहिए था। जब मोदी जी कह रहे थे कि तो नंगई है, जब इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे और दाना डाल रहे थे वो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को। ये विपक्ष की हालत वो है जैसे एक कविता है, मुझे बिल्कुल शब्द याद नहीं आ रहे हैं, मैं उसके भाव को बता देता हूँ कि पहले एक पड़ोसी के यहाँ कुछ हुआ तो मैं नहीं बोला, फिर किसी और के यहाँ हुआ वो कोई मैं नहीं बोला, फिर एक बार मेरे यहाँ जब वो आए तब कोई नहीं बोला। ये जो विपक्ष है ना, ये वहीं मिलेगा जहां इस तरह के कार्य करने वाले लोगों का अंत होता है। ये नहीं समझ रहा है कि वक्त क्या आ चुका है अपने, और ये चूंकि सब लोग अजीब तरह के हमारा विपक्ष जनरेट हुआ है इस पूरे 30-40 साल में, जो आज़ादी की लड़ाई से आंच निकली थी और जो उसके कुछ वर्षों तक चली, कुछ दशकों तक चली, उसमें और जो हमारे संविधान में निहित है, धीरे धीरे वो सब डाइल्यूट होते हुए करप्ट हो चुकी है। 86% हमारे सांसद करोड़पति हैं उस देश में जिसमें 50% से ज्यादा आबादी इतनी गरीब है कि वो सब सहारन अफ्रीका से नीचे है, जहां 50% से ज्यादा औरतें रक्ताल्पता की शिकार है, जहां 40% बच्चों को कहते हैं स्टंट लगता है और उनकी वो कुपोषित है। तो हम एक बहुत कठिनाई में भरे हुए जीवन जीने वाली आबादी के लोग हैं, और अगर उसके सारे नेता करोड़पति हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो इस तरह के विपक्ष से आप और क्या उम्मीद करेंगी? लेकिन विपक्ष तो बेसिकली जो जनता उत्पीड़ित है वही असली विपक्ष है। बाकी इन पार्टियों को विपक्ष मत मानिए, ये तो समझौते हैं, ये समझौते करेंगी, समझौतों में मिट जाएंगे, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। जनता के पास तो अपनी इन चीजों का प्रतिकार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और वो नायक आज एक है, वो टूट सकता है, कल कोई दूसरा हो सकता है। जनता तो जनता रहेगी और इन चीजों का प्रतिकार, और लोकतंत्र की उसको आदत पड़ गई है 78 साल में ये छीनने की जो कवायद वर्तमान में हो रही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डर गए हैं, उल्टा है, ये खौफ ज्यादा नहीं है, ये खौफ पैदा करना चाहते हैं। ये सब करके ये लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं कि कोई विरोध न करे।
लेकिन क्या ये इसमें सफल होंगे, ये हम और आप मिलकर देखेंगे। बिल्कुल, महत्वपूर्ण है, आने वाले दिन भी महत्वपूर्ण है और इज़राइल के दौरे से क्या हासिल होता है, सिर्फ मोदी करने के लिए जो पूरा मीडिया वहाँ पर उसका जमावड़ा है, फिर वही देखने को मिलेगा या असल में पता भी चलेगा कि गए क्यों थे हमारे प्रधानमंत्री। बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।